जय श्री राम। जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, उसका इफेक्ट ब्रिक्स के ऊपर आएगा। ब्रिक्स का बी यानी ब्राजील वेनेजुएला के ही कॉन्टिनेंट पे है। अब इसमें आ जाते हैं मनरो डॉक्ट्रिन। ये क्या था? मनरो डॉक्ट्रिन जो है वो सिंपल है। इसके तहत अमेरिका विश्व को ये बता रहा है कि ये जो एरिया है ना, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये हमारा है। यहाँ कोई मत आना, दूर हटो ये दुनिया वालों। लैटिन अमेरिका हमारा है। ऐसे में आप ब्रिक्स बनाते हैं, BRICS, जिसमें बी फॉर ब्राजील है। ठीक। अभी आपने क्या किया था? ऑफ लेटली आपने जो ब्राजील के छोटे वाले प्लेन्स थे उसकी डील की, और ब्राजील की जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी इसकी डील की। प्रोडक्शन इंडिया में भी होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इंडो ब्राजीलियन एक अच्छी ट्रेड डील थी। लेकिन इसके साथ साथ जो वेनेजुएला में चल रहा था, ऐसा तो है नहीं कि ब्राजील को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, या ब्रिक्स को पता नहीं था। सब इसी चीज की तैयारी कर रहे थे कि मादुरो के साथ जो कुछ भी होगा वो जो है विश्व की राजनीति को शेप करेगा। अब जैसे कि ब्रिक्स, सबको पता है कि ब्रिक्स जो है वो नॉन डॉलराइजेशन, मैं डी डॉलराइजेशन वर्ड का यूज नहीं करूंगी। क्या है, सब अपनी करेंसी को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, अपने देश को ऊपर उठाना चाह रहे हैं। और अगर सब अपने अपने करेंसी को, अपने देश को ऊपर उठाएंगे तो डीडॉलराइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। जैसे रशिया ने शुरू किया रूबल में व्यापार करना, मतलब रशिया से अगर आपको कुछ लेना है तो आपको रूबल देने होंगे। उन्होंने डॉलर का नाम ही नहीं लिया। डॉलर तो उनको इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि उनके डॉलर जब्त कर लिए गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अब आपको मुझसे कुछ खरीदना है तो रूबल में लाओ, रूबल में खरीद लो। यूरो भी आपने मेरे जब्त कर लिए, तो आपने मजबूर किया विश्व को ऑल्टरनेट करेंसी की ओर जाने के लिए। अब ऑल्टरनेट करेंसी के ऊपर जब ये जाते हैं तो फिर अमेरिका के निशाने पे आ जाते हैं। क्यों? डॉलर का क्या होगा भाई, इसके कारण। तो अब यहाँ पर ब्राजील पे आ गया। ब्राजील भी इस समय ब्रिक्स करेंसी और गोल्ड बैक और रिसोर्स बैक्स, इन सब चीजों के लिए ब्राजील काफी मुखर है। और यस, एज पर मनरो डॉक्ट्रिन ये अमेरिका के बैकयार्ड में आता है। तो अब ब्राजील का क्या होगा? देखिए, ब्राजील ब्रिक्स एक और कारण से निशाने पे है। UN, यस, यूनाइटेड नेशन इज इक्वल टू USA, एंड USA इज इक्वल टू यूनाइटेड नेशन, क्योंकि हेडक्वार्टर वही न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वो अमेरिकन पॉलिसी होती है वो UN की पॉलिसी होती है। तो विश्व ने क्या किया कि भाई, आप, इन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल बना के रखी जिसमें जुम्मा जुम्मा 5 देश हैं। पूरे विश्व के भविष्य का फैसला ये 5 लोग करेंगे। कौन सिक्योर रहेगा, कौन इनसिक्योर रहेगा, राइट? हाँ। तो अब ऐसे में ब्रिक्स बनाया गया, जो एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन के तौर पे बड़ी तेजी से आ रहा है। ओके। अगर मादुरो के बाद ब्राजील के ऊपर कुछ कार्यवाही होती है, क्यों? ब्राजील में भी रिजाइम चेंज करने की, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट लाने की, आंदोलन कराने की, यूरोमैदान टाइप की कि जनता सड़कों पे आ जाए, टैंक सड़कों पे आ जाए, ये सब चीजें कराने की कोशिशें हो चुकी है। ब्राजील ने ये सारा टर्मोइल देखा है। अब क्या है, जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो हम सीधे सीधे राष्ट्राध्यक्ष को ले जाएंगे। अगर ब्राजील में भी ये चीज होती है, क्योंकि अमेरिका उसको अपना बैकयार्ड मानता है, उसके रिसोर्सेस पे अपना हक मानता है, और जिस तरीके से ब्राजील फेयर कर रहा है टेक्नोलॉजी में, ये थ्रेट है अमेरिका के लिए। सेकेंडली, ब्राजील जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन या अपनी करेंसी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, ये भी थ्रेट है अमेरिका के लिए। तो देर हो या सवेर हो, ब्राजील का नंबर आएगा। इनफैक्ट वर्ल्ड को ये संदेश दिया गया है, सबका नंबर आएगा। अब अगर ब्राजील इस चीज को रेसिस्ट नहीं कर पाता, वहां पर सारे, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज, G20 कंट्रीज, ये सब उसको सपोर्ट नहीं देते हैं और वेनेजुएला जैसा हाल होता है, तो UN का डोमिनेंस फिर आ जाएगा। मतलब अमेरिका का हित और अमेरिका सर्वोपरि। आपने इतने साल जो इस सब चीजों में, ब्रिक्स करेंसी में और G20 में, सब इतनी सारी कोशिशें की हैं, एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। तो देखना इस बात को है कि
ब्राज़ील अपने आप को कैसे सँभालता है। अब जब अमेरिका इस चीज़ के लिए ब्रेज़नली उतर चुका है, तो जो असल में कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया वगैरह, जो ये नार्को टेररिज़्म में, नार्को ट्रैफ़िकिंग में वाक़ई में लिप्त हैं, उनका क्या होगा? ड्रग कार्टेल, कोलंबिया, वेरोनिका, बस इतना ही कहूँगी। राजकुमार के साथ फ़ोटो भी आई थी। तो किसी भी देश पे कोई भी इल्ज़ाम लगा कर के उसके राष्ट्राध्यक्ष को उठा ले जाना, इराक के बाद पहली बार हुआ है। पनामा में भी यही हुआ था। उन्होंने यूएस की सत्ता संभालने मानने से मना किया। मेक्सिको आए दिन होता रहता है। कनाडा धमकी दी जा चुकी है 51st स्टेट की। तो एक्सपेंशन, यस, पहले तो वो नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड में एक्सपेंशन चाह रहे थे, अब साउथ अमेरिकन आइलैंड में भी इनका एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना एक देश है जिसका एक छोटा-सा आइलैंड है, फाक आइलैंड। ये साउथ पोल के पास है, ब्रिटेन नॉर्थ पोल के पास है, लेकिन ब्रिटेन इसके ऊपर अपना हक, अपना दावा करता है। ज्योग्राफी बताती है कि ये आइलैंड अर्जेंटीना का होना चाहिए, पर डीप स्टेट की पॉलिटिक्स बताती है ये आइलैंड इंग्लैंड का है। तो ब्रिक्स को ब्राज़ील को अपनी रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है और एंटी अमेरिका नैरेटिव का एक मुखर माउथपीस है, आप ये कह लीजिए। बाकी समय के साथ हम देखते हैं क्या होगा। ब्राज़ील में क्या है? ब्राज़ील में भी पेट्रोलियम है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन का साइज़ भी अच्छा है, गोल्ड भी है, एग्रीकल्चर है। यस, अगर वर्ल्ड वॉर 3 लड़ना है, तो आपको खाने के लिए तो चाहिए, उसके बिना तो कोई कुछ ऑपरेट नहीं होगा। तो ब्राज़ील भी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ओके, 5th लार्जेस्ट कंट्री है और टेक्नोलॉजिकली अच्छी डेवलप हो रही है, गोल्ड भी मिल जाएगा, पेट्रोलियम भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। यस, अ गुड टारगेट, बट एट व्हाट कॉस्ट? जो भी कॉस्ट होगी वो ब्राज़ील को देनी होगी। हमेशा ऐसा ही होता है। तो ब्राज़ील ने किया क्या है? ब्राज़ील ने अमेरिकन कंपनीज़ को अपने यहाँ ऑपरेट करने पर थोड़ी-थोड़ी पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। वो जो कुछ भी कर रही थी उसका एक्सप्लेनेशन माँग लिया गया, उनके जो नैरेटिव थे उनको थोड़ा ध्वस्त कर दिया गया, थोड़ा-सा उनको लिमिटेशन वो किया और इससे क्या थ्रेट हुई? सीधे यूएस की सिक्योरिटी थ्रेटन हो गई। ओके? तो ये चीज़ चल रही है और जिसके कारण 40% टैरिफ अमेरिका ऑलरेडी ब्राज़ील पे लगा रहा है और उसको इकोनॉमिकली सैंक्शन करने की तरफ बढ़ने के साथ-साथ वहाँ पर दूसरी तरह के डीप स्टेट कार्यक्रम चल रहे हैं। क्यों? कि सॉवरेनिटी ऑफ ब्राज़ील गोज़ अगेंस्ट द अमेरिकन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये चीज़ आती जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या है, ब्राज़ील जितनी भी कोशिश करता जा रहा है, अमेरिका उतनी ज़्यादा अ, अ, दबाव बढ़ा रहा है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने अपनी कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, मतलब जो अमेरिका कह रहा है वो नहीं चलेगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर लिया, कर दिया, एसेट्स फ्रीज कर लिए और उसके बाद ब्राज़ील की मार्केट से बाहर निकाल दिया। और ये उन्होंने यूएस की कंपनी और बिज़नेस ऑपरेशंस के साथ किया और उसके बाद कुछ यूएस की जो ये रिज़ाइन चेंज एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा उनके साथ भी होना ये सब शुरू हो गया, जिसके कारण अ, प्रॉब्लम तो आनी थी। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक तो ये काम हो रहा है, ठीक है? और जो सेक्रेटरी रूबियो हैं, इन्होंने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी लगाई। तो धीरे-धीरे क्या है, आप आउट ऑफ द वे जाकर के ब्राज़ील से कॉन्फ्रंटेशन ले रहे हैं। बेसिकली आपने कह दिया कि ये बैकयार्ड हमारा है, इसके रिसोर्सेज़ हमारे हैं, तो जो हम कहेंगे वो यहाँ पर चलेगा। ब्राज़ील चूँकि इसके लिए तैयार नहीं है और इसके लिए ओपन हो रहा है, तो जो आप रिस्ट्रिक्शंस मादुरो पे लगा रहे हैं, धीरे-धीरे ब्राज़ील उसी की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। सेकेंडली ब्राज़ील ने, जैसा कि मैंने बताया कि जी20 में पार्टिसिपेशन है और
ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन है, ये भी अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको डिक्टेटरशिप दे रहे हैं, जो आपको ये कह लीजिए आदेश दे रहे हैं, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। हाउ कैन यू बी अ सॉवरेन कंट्री व्हेन डीप स्टेट डजंट वांट यू टू बी? अमेरिका के विरोध में जाना, यूएन के विरोध में जाना, किसी दूसरी नैरेटिव को बनाना, अपने रिसोर्सेज पे अपना कब्जा रखना, अपनी करेंसी को पुश करना, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना, राष्ट्रवादी होना, अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके अपने देश की रक्षा करना, ये सब चीजें अमेरिकन सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के विरुद्ध में जाते हैं। मनरो डॉक्ट्रिन के हिसाब से ब्राजील गुनहगार है। वेनेजुएला में छिन्न भिन्न कर चुके हैं, सत्ता परिवर्तन तो इसे नहीं कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, 1 सेकेंड, डेल्सी रॉड्रिक्स, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है एंड द कंट्री इज रेडी टू फाइट टूथ एंड नेल। लेकिन फिर भी पिन पॉइंट अटैक जो अभी तक यूरो मैदान की तरह तर्ज पे एक आंदोलनों की तरह हो रहा था, अब तो सीधे सीधे जैसे ओसामा को उठा करके ले गए थे, उस तरह से मादुरो को उठा करके ले गए। तो एक टेररिस्ट और एक राष्ट्र का अध्यक्ष उनके लिए समान है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट को राष्ट्र का अध्यक्ष बना सकते हैं। मतलब ओसामा इज इक्वल टू मादुरो एंड अल शरा, जो इस समय सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। इन तीन की कहानी देख लीजिए, अमेरिका की न्याय व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगी। डीप स्टेट डेस्परेट हो रहा है और कुछ चीजें आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द वे जाके भी करेगा, लेकिन अगेन उनकी हर गलती की नैतिक जिम्मेदारी दूसरों की होती है। प्रतिकार के इंतजार में हम सभी हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।